नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। और आज बात हम हैं राही तकरार की। ये राही हैं लोकतंत्र के, राजनीति के, तकरार के, बाधा दौड़ में। बाधा दौड़ कभी आपने देखी है? सवाल हमारा, जिसमें दौड़ने वाले के सामने एक दूरी पर कई तरह की रुकावटें रखी होती हैं। धावक को उन्हें कूद कर पार करना पड़ता है। दौड़ना आसान नहीं होता। जनता को भी लोकतंत्र में ऐसी ही बाधा दौड़ में मानो दौड़ाया जा रहा है। जहां संसद में हंगामे की बाधा है, विपक्ष की संसदीय मर्यादा को तोड़ने वाली बाधा है, चर्चा न करने की बाधा खड़ी करने का आरोप है, बाधा महंगाई की है, बाधा बेरोजगारी की है। लोकतंत्र की इसी बाधा दौड़ के विरुद्ध आज आपको दस्तक देकर पूछना है कि आखिर कब लोकतंत्र तकरार से चलेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। दूरदर्शन पर लाइव प्रसारित हुए इस भाषण के 25 वर्ष बाद राजनीतिक कटुता संसदीय लोकतंत्र में क्या इतनी बढ़ चुकी है, जहां सदन चलना भी चुनौती है। Many houses leaks. Action is taken. It is final. I understood no praise. So I am bringing to your notice. सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस स्टैंड्स adjourned till 2 p.m. House stands adjourned to meet again at 3 p.m. House stands adjourned. सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठकों में जन्म लिया भरोसा सत्र शुरू होते ही कमजोर दिखने लगता है। फ्लोर मैनेजमेंट की शब्दावली सदन चलाने में पूरी कारगर होती नहीं दिखती। जनता के लिए जरूरी सवालों का प्रश्नकाल खुद हंगामे में एक सवाल बन जाता है। चर्चा कम होती है, बिल उससे भी तेज समय में पास हो जाते हैं। सदन स्थगित किया जाता है, संसद का सबसे प्रचलित शब्द बन जाता है। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The house stands adjourned for 1 hour. सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Adjourn the house to 2 p.m. House stands adjourned for 30 minutes. The house stands adjourned for 30 minutes. चार दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते देश में लोकतंत्र के स्तंभों के लिए ही खूब बातें कही गई। फिर 4 दिन के भीतर ही लोकतंत्र की विधायिका के सदन की ऐसी हालत क्यों है? तस्वीरें तो ऐसी भी लोकतंत्र में देखी गई। शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय तेल की महंगाई पर मीडिया से बात करते दिख रहे थे। पीछे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा से बात करते हुए आते दिखे। राजनाथ सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए टीएमसी सांसद के कंधे पर हाथ रख दिया। सांसद सुदीप पीछे मुड़े। जब देखा कि हाथ रखने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दोनों मुस्कुराने लगे। राजनाथ सिंह ने कहा, आप बातचीत जारी रखिए। संसद के बाहर पक्ष और विपक्ष में जो रिश्ता नजर आता है, वो सदन के भीतर पहुंचते ही क्यों लोकतांत्रिक राजनीति के रिश्तों में गुम हो जाता है। जिंदा होता तो सदन तो चलता। 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The house stands adjourned for 1 hour. सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Adjourn the house to 2 p.m. House stands adjourned for 30 minutes. The house stands adjourned for 30 minutes. सिलसिला माननीय अध्यक्ष जी, समय समय पे देश ने देखा, चेयर का अपमान होते हुए देखा, हमारे अधिकारियों का अपमान होते हुए देखा, अन्य माननीय सांसदों का अपमान हुआ और पूरे सदन की गरिमा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का हर संभव प्रयत्न
विपक्ष ने पिछले मॉनसून सेशन में किया। सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए, लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। कोई सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है, ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगाने चाहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरीके की बाहुबोली सियासत हो रहे हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को शक्ति देने वाली एक तरफ ऐसी तस्वीरें आती हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्वीट करके पूर्व पीएम देवेगौड़ा से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री कर्नाटक से जेडीएस सांसद देवेगौड़ा के लिए कुर्सी खींचकर उन्हें बैठाते नजर आते हैं, लेकिन ऐसा सौहार्द सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं दिखता। नतीजा ये कि पिछले मानसून सत्र में जहां लोकसभा में 22 घंटे काम हुआ सिर्फ और 74 घंटे बर्बाद हुए, राज्यसभा में जब पिछले सत्र में 28 घंटे ही काम हो पाया, 76 घंटे बर्बाद हुए, तो शीतकालीन सत्र में 19 दिन जब कुल कामकाज होना है, 2 दिन बीत चुके हैं। काम के नाम पर पीआरएस लेजिस्लेटिव के मुताबिक लोकसभा राज्यसभा में 1-1 घंटे भी काम पूरा नहीं हुआ। होने के नाम पर सिर्फ राजनीति, हंगामा और वॉकआउट चला। नहीं चलेगी मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हालत ये कि सुबह राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के कांग्रेस समेत 16 दल बैठक करते हैं। दोपहर तक सदन की अस्थिर हालत देखकर लोकसभा के स्पीकर सर्वदलीय बैठक करने को मजबूर होते हैं। सभी दलों की बैठक में गतिरोध तोड़ने की बात तय होती है। 3 बजे सदन दोबारा शुरू होता है, लेकिन आधे घंटे में लोकसभा हंगामे के बाद फिर स्थगित। 19 दिन के सत्र में अब 17 दिन बचे। एक दूसरे को सुनने सुनाने का काम आगे होगा या शोर ही ज्यादा रहेगा? दस्तक देता सवाल यह है, क्या सदन के बाहर दलों में दिखने वाला लोकतंत्र सदन के भीतर शोर तंत्र को दूर नहीं कर सकता? मौसमी सिंह और पॉलिमी साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ये बेहतरीन तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन संसदीय लोकतंत्र से जुड़ी एक घटना आज मैंने पढ़ी। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने 1963 में संसद में उस समय हड़कंप मचा दिया था जब उन्होंने एक पर्चा लिखा कि देश की अधिकांश आबादी हर रोज 3 आने में गुजारा करती है, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हर रोज 25,000 रुपए खर्च होते हैं। तब सदन राजनीति के नाम पर ठप नहीं हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, और जवाब दिया कि योजना आयोग के अनुसार यह रकम 15 आने यानी कि आज के 1 रुपए से कुछ कम है। लोहिया ने इस मुद्दे पर बहस की मांग कर दी, और जब लोहिया बोलने के लिए खड़े हुए तो एक के बाद करके कई सारे सदस्यों ने अपना अपना बोलने का जो समय अलॉट होता है वो लोहिया को दे दिया। फिर राम मनोहर लोहिया ने राजनीतिक चतुराई से योजना आयोग के आंकड़ों की पोल खोलकर रख दी। आज वैसी बहसें नहीं होती, बल्कि उनकी जगह एक दूसरे को धक्का देना, बिल की कॉपी फाड़ देना, रूल बुक को छीन लेना, उछाल देना, फेंक देना, चिल्लाना संसदीय आचरण का मानो दस्तूर बन गया है या बना दिया गया है। और इसी कारण 12 सांसद निलंबित कर दिए गए। फिर उस निलंबन पर भी सदन ठप हो गई। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से विपक्ष एकजुट है। सस्पेंशन ऑफ ऑपोजिशन एमपी। Chairman can take action. सदन से बाहर निकलकर जिन गांधी जी की प्रतिमा के सामने लोकतंत्र के नाम पर विपक्षी धरना देते हैं, उन्हीं महात्मा गांधी ने लिखा था,
लोग संसद में अच्छे सदस्य चुनकर भेजते जो तनख्वाह ना लें, लोगों की भलाई के लिए संसद में जाएं। वो खुद सुशिक्षित और संस्कारी हो ताकि उनसे भूल ना हो। ऐसी संसद में ना तो अर्जी की जरूरत होना चाहिए, ना दबाव की। लेकिन राष्ट्रपिता के जो विचार संसद और सांसदों के लिए थे, वो सदन में 110 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखकर अपने आँख कान मुंह तीनों बंद कर लेते। जनता से कहते, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये तस्वीरें मानसून सत्र के खत्म होने से ठीक पहले की, जहां मार्शल और विपक्ष के सांसद आमने सामने दिखे, धक्का मुक्की दिखी, खींचतान होती दिखी। मानसून सत्र के दौरान सदन में इसी शर्मनाक व्यवहार के आरोप में कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2, सीपीआई सीपीएम के 1 सांसद को राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया। विरोध में राज्यसभा में सदन के भीतर से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। जो निलंबित हुए वो गांधी प्रतिमा के पास आकर धरना देते हैं। कहते हैं रोज यूं ही आकर बैठेंगे। महात्मा गांधी की वो प्रतिमा जो कहते थे कि ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि लोगों को झुंड में तब्दील होना पड़े और संसद को अपनी बात सुनाने के लिए चीखना चिल्लाना पड़े। लेकिन संसद में ही दलगत राजनीति का झुंड बन जाता है। झुंड ऐसा चीखता है कि हंगामे का जो शोर मानसून सत्र में सिमट जाना था, गूंज 12 सांसदों के निलंबन और माफी न मांगने तक निलंबन वापस न होने के बीच की सियासत में शीतकालीन सत्र में भी उठती है। रूल 256 के तहत हम ये डिमांड कर रहे हैं, जो सस्पेंड किया गया है वो रूल्स के तहत नहीं, रूल्स वायलेट करके किए। बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स को भी उन्होंने नहीं देखा, अनदेखी किए हैं। इसीलिए ऐसे अनडेमोक्रेटिक और लोकतंत्र के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके खिलाफ हम सभी लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था, ये एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। और कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई माननीय सदस्य माफी मांग लें और आगे की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है। आपके मन में सवाल होगा, आखिर मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे में निलंबन अब जाकर क्यों? जवाब ये कि मानसून सत्र में राज्यसभा में हंगामे पर सभापति ने जांच समिति गठित की थी। कमेटी की सिफारिश के आधार पर अब सोमवार को सांसदों पर कार्रवाई हुई है, जिसे अब सभापति वेंकैया नायडू फाइनल बता चुके हैं। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. राहुल गांधी ट्वीट करके पूछते हैं किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। अब माफी नहीं तो निलंबित सांसद सदन में नहीं आ पाएंगे, गांधी प्रतिमा के पास रोज बैठेंगे। वही बापू जो कहते थे संसद के सदस्यों का समाज से इतना गहरा जुड़ाव और संवाद होना चाहिए कि किसी को अपना दुख कहने की जरूरत न पड़े और संसद पहल कर दे। महात्मा गांधी अब हर सत्र में इसी प्रतिमा के जरिए देखते होंगे। फिलहाल जनता के दुख दर्द से दूर संसद सरकार और विपक्ष के बीच 100% सियासत का केंद्र बिंदु है, जहां लोकतंत्र की मर्यादा जनता के भरोसे और उम्मीदों को चोट पहुंच रही है। पॉलिनी साहा और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जब संसद में आपसी राजनीतिक खींचतान के स्पीड ब्रेकर से बाधा पैदा होती है तो न सिर्फ संसद के भीतर डेडलॉक बनता है, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मुसीबत के डेडलॉक का सामना जनता को करना पड़ता है। बेरोजगारी दर शहर में और बढ़ गई है। जो नौजवानों से जिन्होंने रोजगार का वादा किया, वो अब उन्हें दूसरे दल का बताकर और दूसरे दल का एजेंट बताकर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। राजनीति में नौकरी फंसाने वालों पर आप दस्तक दीजिए। सियासी डेडलॉक अगर संसद ठप करता है तो सरकारी नीतियों का डेडलॉक युवाओं के नौकरी के सपने को तस्वीरों के साथ कहानी बताएं, उससे पहले ताजा खबर जानिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक
देश के शहरों में बेरोजगारी दर 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। 28 नवंबर को खत्म हफ्ते तक शहर में बेरोजगारी बढ़कर 8.75% हो चुकी है। गांवों में बेरोजगारी दर 6.11% है। देश में बेरोजगारी दर जरूर कुछ घटकर 6.95% हुई है। शहरी बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण होती है सरकारी भर्तियों को लटकाने वाली कुनीतियां। गवाही इसी हफ्ते पंजाब में दिखी। चंडीगढ़ में पक्की नौकरी के लिए लंबे अरसे से लटकाए जा रहे शिक्षक स्थायी रोजगार पाने के मकसद से मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले जहां राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं सरकार को घेरने के लिए कहीं पर बेरोजगार अध्यापक तो कहीं पर ईटीटी टीचर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में बेरोजगारी के मुद्दे का हल नहीं मिल रहा। कांग्रेस यूपी में 20 लाख रोजगार देने का वादा करती है और यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर 4 दिन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कारण परेशान बेरोजगार धरना दे रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे हजारों युवा हैं बेरोजगार जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लंबित जितनी भी भर्तियां हैं उन पे सरकार क्यों नहीं सोच रही। इसीलिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के ये तमाम जितने भी बेरोजगार हैं 27 तारीख से कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। यूपी में बेरोजगारी मुद्दा है तो क्या राजस्थान में नहीं? राजस्थान का बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस महासचिव को अपना हाल बताता है तो उसे राजस्थान के कांग्रेस के नेता बीजेपी का एजेंट कहने लगते हैं। समझौता हुआ था हमारा कांग्रेस सरकार से और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था, प्रियंका गांधी जी से मिले थे, हमारी मांगों के लिए आए। यहाँ चुनाव है, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी सरकार हमें रोजगार दीजिए। रही बात ये हमें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट है, ब्लैकमेलर है, तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, 1 मिनट में चले जाएंगे, आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, हमारी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए। देश में लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। उन्हीं पदों को भरने के नाम पर पार्टियां वोट लेती हैं। वही वादे निभा लिए जाएं तो बेरोजगारी दूर करने वाली सरकारी बाधा खत्म हो सकती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए फिल्म शराब के गाने के बोल हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इन्हीं बोल को बिहार की राजनीति में देखिए, जहां शराब की खाली बोतलें विधानसभा परिसर में मिली तो विपक्ष को मुद्दा पाकर सरकार मुद्दे पर घिरकर घूमने लगे। जो हम खुद देख के आए आंख से, तो हम बताएंगे कि नहीं सदन में। और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के डीजीपी साहब कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे कचरे में सुराग तलाशना होगा। सुराग भी किसका? शराबबंदी वाले बिहार में उस शराबी का जिसने सीधे बिहार विधानसभा परिसर में शराबबंदी का गम भुलाने के लिए बोतलें खोल दी। डीजीपी बिहार के कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, खोजते हैं कौन आया होगा विधानसभा के पास शराब पीने, क्योंकि बिहार में कहां तो मुख्यमंत्री शपथ दिला रहे थे शराबबंदी पर और कहां शराबबंदी वाले बिहार में विधानसभा परिसर में ही शराब की बोतलों ने शराबबंदी का ढक्कन खोल दिया। बोतलें तो 2, 4, 6 ही शराब की विधानसभा परिसर के भीतर मिलती हैं, लेकिन अद्धा पौवा और फुल वाली ये बोतलें असेंबली के भीतर खाली पड़ी होकर बताती हैं कि शराबबंदी के तमाम दावे विधानसभा कैंपस के भीतर ही खोखले हैं। विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई है और इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इन खाली बोतलों को देखने आए। यहाँ पर देखिए 3 बोतल तो स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 के रैपर दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 6 बोतल है। ये विधानसभा परिसर है और विधानसभा परिसर में बोतल मिलना काफी गंभीर मामला है। हमारा देश कोरोना की 2 लहरें झेल चुका है। कोरोना के कारण से लगने वाले लॉकडाउन का खमियाजा हमारा देश आज भी भुगत रहा है और कई लोगों को ये लगता है कि अगर समय रहते सरकार ने विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया होता तो ऐसा नहीं होता। और इसीलिए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र जैसी सरकारें तुरंत अफ्रीकी देशों की उड़ानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग का समर्थन करने वालों का कहना है कि जब अफ्रीका से कोई भी भारत ही नहीं आएगा
तो फिर ओमिक्रॉन भी नहीं फैलेगा। और इसीलिए सरकार को तुरंत उन अफ्रीकी देशों की उड़ानें रोक देनी चाहिए जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन से बचने का सिर्फ यही तरीका है? अगर कल यूरोप में कोई नया कोरोना का वेरिएंट आ गया तो क्या हम वहां की उड़ानें भी बंद कर देंगे? मध्य प्रदेश का सागर, जहां सोमवार तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते होते यहां प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सवाल है क्यों? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां बाहर से आने वाले यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यहां भी कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रशासन के होश उड़ा दिए। सवाल है क्यों? इन दोनों ही सवालों का जवाब अफ्रीका महाद्वीप में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जहां से आने वाली फ्लाइट भारत में कोरोना के इंतजामों की कड़ी परीक्षा ले रही है। इसीलिए जब सागर के कलेक्टर को नाइजीरिया से जबलपुर आने वाले परिवार की जानकारी मिली तो प्रशासन फौरन हरकत में आया और सागर पहुंचते ही तीनों यात्रियों को क्वारंटाइन करके टेस्ट किया गया। इसी सतर्कता की बदौलत बेंगलुरु में भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन कई लोगों को लगता है कि अगर अफ्रीका से आने वाली इन फ्लाइटों पर बैन लगा दिया जाता तो ये सब नहीं होता, यानी अफ्रीका से न कोई फ्लाइट भारत आएगी और न ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश में बढ़ेगा। कोरोना की पिछली तबाही को देखते हुए विपक्ष को इसी में देश की भलाई नजर आ रही है, सो उन्होंने उन देशों से आने वाले विमानों पर रोक लगाने की मांग शुरू कर दी है जहां कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। ओमिक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इस मांग का आधार यह है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का केस आने के हफ्ते भर के अंदर ही कोरोना का यह खतरनाक वेरिएंट दुनिया भर के 1 दर्जन देशों में फैल गया। और गौर करने वाली बात यह है कि सब अफ्रीकी देशों से फ्लाइट के जरिए आने वाली यात्रियों की वजह से ही ऐसा हुआ। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया। इसके 2 दिन बाद 26 नवंबर को साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के शिफॉल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले यात्रियों में से 13 को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। ब्रिटेन में पाए गए ओमिक्रॉन के दोनों पॉजिटिव यात्री भी दक्षिण अफ्रीकी देश से लौटे थे। जर्मनी में भी वही 2 यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले जो 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका के केप टाउन से म्यूनिक एयरपोर्ट पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी जिन 2 लोगों को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया वे दक्षिण अफ्रीकी देश की यात्रा से सिडनी लौटे थे। इजराइल में मिला एक ओमिक्रॉन संक्रमित यात्री भी अफ्रीकी देश मलावी से लौटा था। यानी सभी देशों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट फ्लाइट के जरिए पहुंचा, जिसके आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार से अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री साहिब, कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। भारत में कोरोना की एंट्री चीन से आने वाली एक फ्लाइट से ही हुई थी। भारत में कोरोना का पहला केस चीन के वुहान से केरल लौटी एक 20 वर्षीय महिला में 27 जनवरी 2020 को पाया गया था। केरल की यह महिला पहले वुहान से कोलकाता और फिर कोलकाता से कोच्चि पहुंची थी। इसके तकरीबन 2 महीने बाद 13 मार्च को भारत सरकार ने विदेशियों के भारत आने पर पाबंदी लगाई थी। तब तक देश में कोरोना के 74 केस और 1 मौत हो चुकी थी। आरोप लगे कि फ्लाइट पर पाबंदी लगाने में हुई देरी की वजह से भारत में धीरे धीरे केस बढ़े और सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए।
तो सवाल यह है कि क्या फ्लाइट पर बैन लगाना ही इस समस्या का समाधान है, और अगर है तो फिर भारत सरकार दुनिया के उन 1.5 दर्जन देशों में शामिल क्यों नहीं है जिन्होंने अफ्रीकी फ्लाइट पर बैन लगा दिया है। अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन लगाने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तुर्की, मिस्र, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में सजगता है और वो खुद को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं, लेकिन भारत इस चुनौती को फिलहाल सतर्कता से ही हैंडल करना चाहता है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को आपात बैठक की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और खास तौर पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करने को कहा गया। इसके अलावा सरकार 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक हटाने के अपने आदेश की समीक्षा कर रही है। भारत ने फिलहाल अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए यूरोपीय देशों के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मॉरिशस, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के सभी बड़े देश अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर बैन लगा रहे हैं, तब भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्यों WHO भी दुनिया से अफ्रीकी देशों की फ्लाइट बंद न करने की अपील कर रहा है? आखिर इस फैसले के पीछे दलील क्या है? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।